हम लोग अपने चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने आयनाइजेशन पोटेंशियल और उसके फैक्टर्स को स्टडी किया था और लास्ट में हम लोगों ने एक फैक्टर को छोड़ दिया था जिसका नाम था शिल्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो उस फैक्टर को मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया था क्योंकि शिल्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में विशेष जानकारी आप लोगों को नहीं थी। तो आज सबसे पहले हम लोग शिल्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट को के बारे में जानेंगे कि वो होता क्या है, और फिर फाइनली हम लोग स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालेंगे। आफ्टर डेट हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ेंगे और समझ में हम लोग को आ जाएगा कि एक्चुअली शिल्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं शिल्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट का। बट जैसे कि हम जानते हैं कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और उसके बाहर में जो सेल्स होते हैं उन सबके पास इलेक्ट्रॉन होता है। तो हर एक सेल में इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, हर एक सेल में इलेक्ट्रॉन होता है। और यहाँ जो प्रोटॉन है वो सारे इलेक्ट्रॉन पे प्रॉपर, जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब पे प्रॉपर क्या कर रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स वर्क कर रहा है। सब पे सारे इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है, सारे इलेक्ट्रॉन पे, इन सारे इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्टिव फोर्स वर्क कर रहा है। प्रोटॉन जो है वो उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ एक छोटा सा लफड़ा है, वो क्या है उसी बात पे आप मेनली हम लोग समझना है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये प्रोटॉन जो है, बड़ा ध्यान से देखिए बच्चों, ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर खींच रहा है, सारे इलेक्ट्रॉन पे प्रॉपर फोर्स लगाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग यही बात अगर इस प्रोटॉन का इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करें तो हम लोग कहेंगे अट्रैक्टिव फोर्स तो लगा ही रहा होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो एक्चुअली हम लोग समझ रहे हैं कि जितना अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, एक्चुअली जो हम लोग को समझ में आ रहा है कि जितना अट्रैक्टिव फोर्स प्रोटॉन द्वारा उस इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, एक्चुअली उससे थोड़ा सा कम जो है अट्रैक्टिव फोर्स वह ये प्रोटॉन जो है इस बाहरी सेल पे, एक्चुअली वैलेंसी सेल पे, आउटर मोस्ट सेल पे जो इलेक्ट्रॉन्स है उस पे लगा पा रहा है। तो मैटर है कि क्यों, ठीक है ना। तो बड़ा ध्यान समझेंगे इस बात को आप। जब ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है तो एक अट्रैक्टिव फोर्स तो काम कर ही रहा है इस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच, और इस एटम के अंदर एक और फोर्स काम कर रहा है। वो कौन सा है, रिपल्सिव फोर्स। बिकॉज इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों, सेम चार्ज पार्टिकल है, और सेम चार्ज पार्टिकल के बीच हम जानते हैं कि रिपल्सिव फोर्स वर्क करता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच जो रिपल्सन काम कर रहा होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस इलेक्ट्रॉन को अंदर भेज रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजने का प्रयास कर रहा होगा। जब दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा होगा तो कहीं ना कहीं जब ये इलेक्ट्रॉन इस पर फोर्स लगाया है रिपल्सिव फोर्स, तो ये इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस जो है थोड़ा सा प्रोटॉन से जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जिस कारण से जितना हम लोग समझ पा रहे थे कि प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन पे जितना अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, एक्चुअली डिस्टेंस बढ़ने के कारण उस पर पहले से कम अट्रैक्टिव फोर्स लगा पा रहा है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को भी अंदर की ओर भेजने का प्रयास कर रहा है, तो यहाँ भी क्या अट्रैक्टिव फोर्स कम रहेगा क्या, तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को अगर अंदर भेजने का प्रयास कर रहा है तो वो प्रोटॉन का और नजदीक जा रहा है, और प्रोटॉन तो ऑलरेडी उस पर अट्रैक्टिव फोर्स काम कर ही रहा है, ऑलरेडी वो जो है अट्रैक्टिव फोर्स लगा ही रहा है। तो ये रिपल्सिव फोर्स लगाए या ये अट्रैक्टिव फोर्स लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक्चुअली जो है अट्रैक्टिव फोर्स ही वहां पर क्या होगा, डोमिनेटिंग फैक्टर होगा, मतलब डिसाइडिंग फैक्टर जो होगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जो बाहरी सेल जो होगा बच्चों, ये जो आउटर मोस्ट सेल होगा हमारा, जो वैलेंसी सेल होगा, उस वैलेंसी सेल पे इनर सेल के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो शील्ड की तरह काम करेंगे। कहने का मतलब है कि प्रोटॉन जो अट्रैक्टिव फोर्स लगाने का प्रयास कर रहा है वो उतना अच्छे से अट्रैक्टिव फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पे नहीं लगा पाएगा जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है बीच में आ रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है दोनों में रिपल्सिव फोर्स लगने के कारण से ये इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस थोड़ा सा क्या कर दे रहा है, प्रोटॉन से बढ़ा दे रहा है, जिस कारण से ये प्रोटॉन जो है कम अट्रैक्टिव फोर्स इस पे लगा पा रहा है। तो हम कह रहे हैं क्या कि आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन जो है, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पे इनर सेल के इलेक्ट्रॉन जो है, वो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन जो है वो शील्ड की तरह काम कर रहे हैं, स्क्रीन की तरह काम कर रहे हैं, एक पर्दे की तरह काम कर रहे हैं, है ना। जिस कारण से आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पे प्रोटॉन जो है वो प्रॉपर अपना अट्रैक्टिव फोर्स काम नहीं कर पा रहा है ना। इसी फिनोमेनन को बच्चों बोलते हैं हम लोग शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है ना, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। हाँ, अब फिर हम लोग बात करेंगे अगर इस इलेक्ट्रॉन का,
तो इनर सेल के ये अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है, अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए शील्ड की तरह या स्क्रीन की तरह काम करेंगे। शील्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? कवच। कवच का मतलब होता है जो हमारी बचाव करता है किसी तरीके से, है ना। तो कहने का मतलब है ये प्रोटॉन अगर इस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है तो अंदर इनर सेल का इलेक्ट्रॉन जो होगा वो शील्ड की तरह काम करेगा, न कि आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन यहां से लगा रहा है अट्रैक्टिव फोर्स इस पे। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन तो यहां पे है, बाहर में है, तो बाहर में जो है इलेक्ट्रॉन है, तो बाहर में इलेक्ट्रॉन वाला शील्ड की तरह कैसे काम कर सकता है? मान लीजिए कि हम मतलब कोई क्षत्रिय है, मतलब कहीं लड़ाई वगैरह हो रही है और एक शील्ड हम अपने हाथ में लिए हुए हैं, तो तीर आगे से आ रही होगी तब ना हम शील्ड के द्वारा रोक पाएंगे। अगर तीर अगर पीछे से आ रही होगी तो फिर हमारे पीठ में आग लग जाएगा ना, तो शील्ड फिर वो शील्ड की तरह काम नहीं करेगा, ठीक है ना, क्योंकि शील्ड आगे है। वही बात है, प्रोटॉन इधर से लगा रहा है अट्रैक्टिव फोर्स और ये आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन कभी भी शील्ड की तरह काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनर सेल इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है वो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन को अंदर भेजने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो और अंदर भेजने का प्रयास कर रहे हैं तो प्रोटॉन तो ऑलरेडी अट्रैक्टिव फोर्स लगा ही रहा है, तो रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा जो है वो क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स है, जिस कारण से हम लोग आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करते हैं। आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन का रिपल्सिव फोर्स जो है इनर सेल के इलेक्ट्रॉन पे कंसीडर नहीं करते हैं। हाँ, हम लोग इसकी बात करेंगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो शील्ड की तरह काम करेंगे। क्यों? ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सिव फोर्स काम करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन का थोड़ा सा डिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जितना प्रोटॉन लगा पाना चाहिए था उसका अट्रैक्टिव फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पे, उतना वो अब लगा नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों? घट जाएगा। थोड़ा सा जो है न्यूक्लियर चार्ज होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। थोड़ा सा जो है अट्रैक्टिव फोर्स प्रोटॉन के द्वारा जो लगेगा वो थोड़ा सा पहले से कम हो जाएगा, है ना। वो किस लिए हुआ? क्योंकि इनर सेल के इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन के लिए जो है शील्ड की तरह काम कर रहे हैं, एक स्क्रीन की तरह काम कर रहे हैं, जिस कारण से उनका थोड़ा सा जो है अट्रैक्टिव फोर्स प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन पे घट गया। तो इसीलिए हम लोग इसी फिनोमेनन को क्या कहते हैं बच्चों? शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो हमको यही समझना है कि कहने का मतलब है कि किस तरीके से और कितना कम अट्रैक्टिव फोर्स लगा पा रहा है प्रोटॉन आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स पे, है ना। इसी के लिए हम लोगों को एक टर्म पढ़ना है स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग कांस्टेंट एक टर्म पढ़ना है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, विच इज नोटेड बाय सिग्मा एंड इट इज कैलकुलेटेड बाय दिस टेबल, है ना। और ये जो टेबल आया है बच्चों, ये टेबल जो हम लोग यूज कर रहे हैं, इस टेबल को बोलते हैं स्लैटर्स रूल, यानी कि फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ सिग्मा वी आर गोइंग टू यूज स्लैटर्स रूल। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ टेबल, इस टेबल का यूज करके जो है हम लोग इजिली किसी भी गिवन एलिमेंट में प्रोटॉन का आउटर मोस्ट सेल या कोई भी सेल की बात करें, कितना कम अट्रैक्टिव फोर्स लगा पा रहा है, इस चीज को हम लोग सिग्मा यानी कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट के द्वारा हम लोग बता सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्लैटर्स रूल के द्वारा ये जो रूल जो है बच्चों, ये रूल इसी को हम लोग बोल रहे हैं स्लैटर्स रूल। तो मतलब कौन से ऑर्बिटल में कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उनकी क्या वैल्यू होगी, कौन सा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी क्या वैल्यू होगी, ये सारे डिसाइड कीजिए स्लैटर्स रूल, है ना। स्लैटर्स साहब, इसलिए इस रूल को ही नाम दे दिया गया स्लैटर्स रूल, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो बच्चों चलिए हम लोग स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्लैटर्स रूल। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है, जितने भी पॉसिबल ऑर्बिटल्स हैं उन सारे पॉसिबल ऑर्बिटल्स को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। और मैंने पर्टिकुलर ऑर्बिटल को मैंने यहाँ पे ग्रुप भी किया है, मतलब ग्रुप में उसको डिवाइड कर दिया। जैसे 1s को अलग रखना है, 2s2p को रखना है एक साथ, 3s3p को रखना है एक साथ, 3d को अलग, 4s4p को रखना है एक साथ, 4d को अलग रखना है, 4f को रखना है अलग आपको, फिर 5s और 5d को रखना है एक साथ, 5d 5f जो है वो अलग रहेंगे और 6s और 6p का एक साथ है। इस तरीके से मैंने इन सारे पॉसिबल ऑर्बिटल्स को अलग अलग ग्रुप में मैंने बांट दिया है। और बहुत जरूरी है कि आगे जो है स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे ही हम लोग आगे स्लैटर्स रूल को पढ़ने जा रहे हैं। तो मान लीजिए
तो मैं छोटा सा आपको एक एग्जांपल देता हूँ, नाइट्रोजन, ठीक है ना। तो एटॉमिक नंबर जानते हैं 7 होता है। सबसे पहला काम होगा बच्चों आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना, सबसे पहला काम। तो हम देख रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या है, 1s2 2s2 और 2p3। तो हम कह रहे हैं क्या कि हम मुझे स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना है आउटर मोस्ट सेल के लिए, वैलेंसी सेल के लिए। क्या, क्योंकि बाहर सेल जो होंगे, जो बाहरी सेल होंगे, जो आउटर मोस्ट सेल होंगे, उसी पर स्क्रीनिंग इफेक्ट काम कर सकता है, अंदर के सेल पे नहीं, ठीक है ना। क्योंकि बाहर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन के लिए अंदर वाले सेल जो है वो स्क्रीन की तरह काम कर सकते हैं। मतलब बाहर वाले सेल पे जो है प्रोटॉन का अट्रैक्शन थोड़ा सा कम हो सकता है। तो वैलेंसी सेल के लिए जो है हम लोग, वैलेंसी सेल के लिए वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द स्क्रीनिंग कांस्टेंट बाय यूजिंग स्लैटर्स रूल। तो आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे कि S सबसेल या S ऑर्बिटल या p ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो n के लिए यूज करना आपको 0.35 वैल्यू, n-1 के लिए यूज करना आपको 0.85 वैल्यू, और बाकी n-2 हो, n-3 हो, n-4 हो, कुछ भी हो तो उसके लिए आपको वैल्यू यूज करना है 1। अगर d और f ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, अगर d और f ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो n के लिए आपको यूज करना पड़ेगा 0.35। अगर n-1 से लेकर के कुछ भी हो, n-2 हो, n-3 हो, n-4 हो, n-5 हो, कुछ भी हो, आप उन सबों के लिए वैल्यू 1 यूज करना है। तो चलिए अब हम लोग आगे काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर यहाँ n-1 और n-2 n-3 कैसे हम लोग पहचानेंगे। तो वो बहुत आसान है, बात ध्यान देंगे आप। ये जो आउटर मोस्ट सेल जो होगा हमारा बच्चों वो हमेशा n होगा, ठीक है। और उससे अंदर वाले सेल जैसे जैसे हम आते जाएंगे वैसे वैसे ये n-1, इसका अगर अंदर वाला रहता तो वो होता है n-2, उसका अंदर रहता अगर तो क्या होता है n-3, इस तरीके से। तो वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो n होंगे और इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो n-1। अगर उससे भी इनर सेल के इलेक्ट्रॉन है तो n-2, इस तरीके से। तो यहाँ हमको मिला n और n-1। हमको किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू। बात को समझिए, किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर n का वैल्यू क्या यूज करना है और n-1 का वैल्यू क्या यूज करना है। एक बात बड़ा ध्यान से समझेंगे आप, हम ये जो वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बच्चों 5, तो किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर ही एक्चुअली बाकी सारा जो है रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा होगा। जो एक इलेक्ट्रॉन के जो रिपल्सिव फोर्स होगा वो सारे के लिए होगा, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग रिपल्सिव फोर्स निकालेंगे और जिसके लिए निकालेंगे उसको हम लोग आइसोलेट कर देंगे, मतलब उसको हम लोग स्क्रीनिंग कांस्टेंट के वैल्यू को कैलकुलेट करने में हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम निकाल लेते हैं तो उसको आइसोलेट कर देते तो बचेगा बच्चों कितना 4। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ n-1 है, तो n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों 2, 2 n-1 की वैल्यू कितनी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देखिए s और p ऑर्बिटल में है ना। p ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या है p ऑर्बिटल में, तो ये वाला रूल हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो n-1 में कितना है बच्चों वैल्यू 0.85, तो 2 into 0.85 प्लस। अब यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन जरूर है लेकिन हम 4 इलेक्ट्रॉन ही कंसीडर करेंगे। तो कितना रहेगा बच्चों 4 into 0.35। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आफ्टर कैलकुलेशन जो है ये वैल्यू आपको आ जाएगा 3.1। दैट इज द वैल्यू ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट, दैट इज द वैल्यू ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक है। फिर मान लीजिए कि हमें O के लिए निकालना है, लेट बी कंसीडर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द स्क्रीनिंग कांस्टेंट ऑफ O, actually valency cell electron. So firstly we have to write the electronic configuration of O, 1s2 2s2 2p4, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लास्ट में हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ गया बच्चों, एक्चुअली वैलेंसी सेल जो हमारा p में ही गया है ना, यानी कि ये वाला रूल ही हमको फॉलो करना पड़ेगा। ये जो दिख रहा है हमें केवल यही फॉलो करना पड़ेगा। तो कराते हैं ना, फिर कहाँ टेंशन है। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, ये टर्म जो है वो हो जाएगा वो n, और ये टर्म जो है वो हो जाएगा वो क्या n-1, ये हो जाएगा n-1। ध्यान से देखिए आप इस बात को,
तो n में कितना 6 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए कंसीडर करना पड़ेगा ना मिनिमम में। तो एक इलेक्ट्रॉन को आइसोलेट कर देंगे तो कितना बचेगा, कितना बच्चों 5। और यहाँ n माइनस 1 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो क्या कहेंगे 2 into n के लिए 0.35, सॉरी n माइनस 1 के लिए 0.85 प्लस, और n माइनस 1 के लिए सॉरी n के लिए क्या हो जाएगा बच्चों 0.35 इच इलेक्ट्रॉन के लिए। तो यहाँ कितना है 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से एक को हटा देना है 5 into 0.35। जब आप इसको प्रॉपर कैलकुलेट करेंगे तो आफ्टर कैलकुलेशन आप पाएंगे वैल्यू 3.45। इस तरीके से आप जो है स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर अब ध्यान से देखिए इस बात को कि हम लोगों ने यहाँ स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू कब कैलकुलेट किया है, जब एक्चुअली हमारा जो है वो A से P में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। यही पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन D और F में भी जाए, तो हम वैसा एग्जांपल को फिर क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो बच्चों हम लोग अपना एक अगला क्वेश्चन फिर से हम लोग देखते हैं, और खासकर जो हम लोग बात कर रहे थे बार बार कि D और F तो हम लोग डिस्कस करते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट के लिए। कैलकुलेट द स्क्रीनिंग कांस्टेंट फॉर जिंक। देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है। जिंक का स्क्रीनिंग कांस्टेंट एक तो हम लोग करेंगे फॉर अ फॉरेस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए और एक फॉर अ 3D इलेक्ट्रॉन के लिए। तो देखिए सबसे पहला काम तो होगा क्या कि जिंक का हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ड्रॉ करना है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 और 3d10। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक। और इसको हम थोड़ा सा रीअरेंजिंग वे में ऐसे भी लिख सकते हैं 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s2। जिस तरीके से इसको हम लोग ग्रुपिंग के में वैसे यहाँ भी हम लोग कर दे रहे हैं। तो 1s 2s और 2p हो जाएगा बच्चों एक साथ, 3s और 3p हो जाएगा बच्चों एक साथ, 3d अलग और 4s और 4p तो चूंकि है नहीं तो 4p की बात करते नहीं। अब 4s इलेक्ट्रॉन के लिए बच्चों 4s इलेक्ट्रॉन के लिए आप देखें जहाँ पर 4s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। तो 2 में से एक को हम लोग हटा देंगे, एक को आइसोलेट कर देंगे एक के लिए। ये देखो बच्चों ये हो जाएगा n, ये पूरा हो जाएगा ना n-1, ये हो जाएगा पूरा n-2 और ये हो जाएगा बच्चों n-3। तो कैलकुलेट कर लेते हैं ना फिर कहाँ कोई टेंशन नहीं। तो देखिए n-3 के लिए तो n-2 हो n-3 हो कुछ भी हो वैल्यू 1 s और p ऑर्बिटल के लिए। देखिए s के लिए हम निकाल रहे हैं तो हम लोग ये रूल को फॉलो करेंगे। तो n-3 देखिए 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 into point है बच्चों 2 into 1 n-3 है ना। अब देखिए ध्यान से तो n-2 या n-3 हो सब के लिए तो एक ही है। तो एक काम करते हैं ना, जितना भी ये n-2 और n-3 जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सबको हम एक साथ ऐड करके और 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2p में 6 इसमें 2 और 8 और 8 2 प्लस 10 यानी कि हम कह सकते हैं कि 10 into 1 n-1 के लिए 0.85। देखिए n-1 हमारा यही टर्म है, ये टर्म है हमारा n-1। कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों इसमें 2 प्लस 6 8 प्लस 3 18 तो प्लस 18 into 0.85 ठीक है, और प्लस इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 1 into 0.35। जब इन सारे को आप कैलकुलेट करेंगे तो आफ्टर कैलकुलेशन जो है आपका वैल्यू आ जाएगा 25.65। ठीक है, दिस इज द स्क्रीनिंग कांस्टेंट फॉर जिंक फॉर अ 4s इलेक्ट्रॉन। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अब 3d के लिए। तो कॉन्फ़िगरेशन तो यही रहेगा, ग्रुपिंग यही रहेगा, तो उससे स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू को निकाल लेते हैं सिग्मा। ध्यान से बच्चों आप लोग 3d इलेक्ट्रॉन की बात करें, 3d इलेक्ट्रॉन की 3d ये है, ध्यान से 3d इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए इस जगह के लिए जो है हम लोग कैलकुलेट करना जब शुरू करेंगे तो ये बाहर वाला को हमको करना पड़ेगा नेगेटिव, बिकॉज बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जो है अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर की ओर रिपेल कर रहा होगा। तो वहाँ प्रोटॉन पे अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, तो जो रिपल्सिव फोर्स ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा, इसलिए डिसाइडिंग फैक्टर जो हमारा रिपल्सिव फोर्स नहीं होगा बल्कि अट्रैक्टिव फोर्स होगा। इसलिए हम लोग 4s के इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करेंगे जो 3d का इलेक्ट्रॉन है। और d और f में अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो n के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें 0.35 से ऐड करेंगे,
n-1 से लेकर के कुछ भी हो वो 1। तो देखिए 3D हो जाएगा हमारा आउटर मोस्ट, सबसे बाहर 3D इसका निकालना है 3D। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स पहले से है तो एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ना पड़ेगा, तो 9 into कितना जाएगा बच्चों 0.35। इससे पहले 3s 3p है, फिर 2s 2p है, 1s है। ठीक है, तो क्या फर्क पड़ता है, इसके बाद सारा n-1 n-2 n-3 सब की तो वैल्यू एक ही है। तो देखिए ध्यान से इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 और प्लस 6 2 और प्लस 6 8, 2s और 2p में 2 प्लस 6 8 8 प्लस 8 16 और 1s में 2 18, दैट इज 18 into 1। जब आप इसको ऐड करेंगे फाइनली तो आंसर जो आएगा बच्चों को कितना आएगा 21.15। तो इस तरीके से हम लोग 3D इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी हम लोगों ने स्पिनिंग कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना सीख लिया है। ठीक है, इसके जस्ट बाद हमें जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम लोग डिस्कस करेंगे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो हाँ तो बच्चों हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को डिस्कस करते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, सीधी सी बात है, हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन पे प्रोटॉन के द्वारा अट्रैक्टिव फोर्स, तो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम लगने दे रहा है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे। और वही मैं कह रहा हूं कि जितना कम अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है प्रोटॉन के द्वारा वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन पे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे, वही जो है चार्ज क्या कहलाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। वही जो रिड्यूस न्यूक्लियर चार्ज होगा, जो जिस कारण से जो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव फोर्स रिड्यूस होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो हम लोग इसका डेफिनेशन ले सकते हैं, ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट electron experiences less attraction towards nucleus, due to which nucleus reduced and this reduced nuclear charge is called effective न्यूक्लियर चार्ज। जैसे मैंने बताया बच्चों कि इसको हम लोग जेड स्टार से डिनोट करते हैं और इसको कैलकुलेट करेंगे जेड माइनस सिग्मा। ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग कितना कम अट्रैक्टिव और कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव हो गया है, मतलब कितना से कम लग रहा है, हम लोग इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पर मैंने निकाल रखा है ऑलरेडी पहले से, तो इस हिसाब से हम लोग इसके लिए जो है जेड स्टार के वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, मैं इस टर्म के लिए ये जो मैंने यहाँ जो क्वेश्चन लिखा है फॉर अ फ्रेश इलेक्ट्रॉन और जो हमारे स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू आया है, इसके लिए हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। इसका जो होता है जेड माइनस सिग्मा, जेड की वैल्यू जी के लिए कितना होगा 30, हमारा सिग्मा की वैल्यू कितना है हमारा 25.65, कितना आएगा बच्चों 4.35। This is the reduced nuclear charge which is also known as effective nuclear charge। इसके लिए हम लोग निकाल सकते हैं जेड स्टार की वैल्यू, क्या होगा जेड माइनस सिग्मा, ध्यान से देखिए आप, यहाँ 1 होगा 0.1 नहीं, और जेड माइनस सिग्मा, तो जेड की वैल्यू हमारा 30 है, ये फॉर 3D इलेक्ट्रॉन जो निकाल रहे हैं वो जी के लिए निकाल रहे हैं ना, क्वेश्चन हमारा यही है ना, तो 30 और माइनस 21.15, that is 8.85 is the reduced nuclear charge which is also known as
जेड स्टार दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इस तरीके से आप इजीली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, बता सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे कुछ टर्म को और देखने का प्रयास करते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के सेंस में तो मैं सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स में बात करता हूँ। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स, तो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट कौन कौन है बच्चों? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियॉन। अगर जेड की वैल्यू की बात करेंगे 3 हो जाएगा, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। अगर हम लोग इसके स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू के बारे में बात करें और फाइनली बात कर लेंगे जेड स्टार का, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू को हम लोग लिखेंगे, तो कहीं ना कहीं हमको सेपरेटली सबसे निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आपको फाइनली मैं सारे स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू को मैं बता दे रहा हूँ। तो लिथियम के लिए जो है वो 1.7, अब इसमें 0.5 ऐड कर देंगे तो 2.05 हो जाएगा बच्चों। 3 हो जाएगा 2.4, 3 हो जाएगा 2.75, ये हो जाएगा 3.1, फिर जो है 3.45, ये हो जाएगा 3.8 और ये हो जाएगा आपका 4.15। अब बड़ा इजीली इसको याद कर सकते हैं। सेकंड पीरियड का एलिमेंट में सिग्मा की जो वैल्यू है वो 0.35 से लगातार क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो बस एक याद रखें, बाकी में 0.35 आप ऐड करते चले जाएंगे। फिर इसका डिफरेंस कितना जाएगा बच्चों? ये 1.3, फिर इसका जाएगा बच्चों 1.95, इसका हो जाएगा 2.6, इसका हो जाएगा 3.25, फिर हो जाएगा 3.9, फिर हो जाएगा बच्चों 4.55, फिर इसका कितना हो जाएगा 5.2 और ये हो जाएगा 5.85। क्या देख रहे हैं हम लोग बच्चों? बात ध्यान से देखेंगे आप, क्या देख रहे हैं हम लोग? जेड स्टार की इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट क्या कर रहा है बच्चों? इंक्रीज कर रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रहा है। कहने का मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रहा है तो सीधी सी बात है साइज में धीरे 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 क्या होगा, उसका छोटा होगा। तो आप बड़ा ध्यान से समझिए इस बात को। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब इधर की ओर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो साइज इसका धीरे धीरे क्या होगा, छोटा होगा। तो ये पीरियड के लिए तो बड़ी प्रॉपर तरीके से लागू है ना। लेकिन ग्रुप के लिए यही सिलेक्टर्स रूल जो है, जो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो फेल करता है, ठीक है ना। तो हम एक ग्रुप के लिए भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं 10 ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, ठीक है ना। चलिए हम लोग अब एक ग्रुप की बात कर लेते हैं। चलिए एक हम लोग फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, तो हम यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट कौन कौन होता है बच्चों? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम भी होगा, ठीक है ना। तो इस सब का हम जेड की वैल्यू के बारे में बात करते हैं, फिर सिग्मा के वैल्यू के बारे में बात करेंगे और फिर हम लोग फाइनली हम लोग जेड स्टार के वैल्यू के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग हाइड्रोजन कंसीडर नहीं करते हैं, ये हाइड्रोजन में कोई स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही सेल होता ही है बच्चों और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग हाइड्रोजन को क्या करते हैं, नहीं छोड़ देते हैं इसको, इसकी बात नहीं करते हैं। तो हम लिथियम के बारे में बात करेंगे तो इसका जेड की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 3, इसका हो जाएगा 11, इसका हो जाएगा 39 और रुबिडियम का बच्चों हो जाएगा 37 और सीजियम हो जाएगा 55। अब हम बात करेंगे सिग्मा की वैल्यू का, तो सिग्मा का वैल्यू जो हो जाएगा इसका 1.7, फिर इसका हो जाएगा बच्चों 8.8, फिर हो जाएगा 16.8, है ना। ये हो जाएगा 34.8 और फिर फाइनली हो जाएगा 52.8। अगर इसका हम जेड स्टार करने की तो बच्चों इस तरीके से हम जेड की वैल्यू को लिखते हैं। इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 11, इसका हो जाएगा 19, इसका हो जाएगा 37 और इसका हो जाएगा 55। हम लोग यहाँ पर सिग्मा वैल्यू को मैं लिख दे रहा हूँ
ठीक है ना। आप प्रॉपर इस सबका जो है आप लोग सिग्मा के वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ निकाल के दिखा दे रहा हूँ आपको। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 1.7, मैं डायरेक्ट वैल्यू को लिख रहा हूँ, आप लोग अपना निकालना होगा, बैठ के निकालते रहेंगे। इससे हो जाएगा 16.8, हो जाएगा 34.8 और ये हो जाएगा 52.8। जब इसका डिफरेंस लेंगे आप, डिफरेंस जो हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा 1.3, बाकी सब 2.2, 2.2, 2.2, 2.2। हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देखिए क्या कि लेफ्ट राइट जो है जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था तो हम लोग कहते हैं साइज छोटा हो रहा है ना, साइज क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। वही हम लोग देख रहे हैं ग्रुप में, तो जब हम लोग जब देख रहे हैं ग्रुप में, तो ग्रुप में क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो है स्क्रीनिंग जो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कांस्टेंट है। जब ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कांस्टेंट है तो कहीं ना कहीं हम लोग कह रहे हैं क्या कि इसका साइज ना बड़ा होगा ना छोटा होगा, है ना। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि जब टॉप टू बॉटम जाते हैं हम लोग ग्रुप में, तो साइज क्या होता है बच्चों, बड़ा होता है। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि वहां पर के लिए जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, यानी कि जो स्लैटर्स रूल के द्वारा जो हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को निकाल रहे हैं, दैट इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो वैल्यू को निकाल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गलत साबित हो रहा है ना। तो कहीं ना कहीं ग्रुप के लिए जो है स्लैटर्स रूल फेल कर जाता है। जो हमारे स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू जो आएगी वो कहीं ना कहीं वो गलत होगी, क्योंकि जब स्क्रीनिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू हमारी आएगी और उसके बेसिस पर जो हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालेंगे वो क्या होगा, जो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट वैल्यू है, देखिए ध्यान से, न बढ़ रहा है न घट रहा है, सिर्फ पहला का 1.3 है, उसके बाद इंक्रीज कर रहा है, फिर क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि साइज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था तो साइज छोटा हो रहा था। तब यहाँ पर क्या हो रहा है कि कांस्टेंट है, इसका मतलब ना साइज बढ़ेगा ना साइज घटेगा। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप देन एटॉमिक साइज इंक्रीजेज। तो फिर इससे तो ये मतलब यही है कि एटॉमिक साइज ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा। तो ग्रुप के लिए जो है वो बच्चों इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो हम लोग निकालते हैं वो कहीं ना कहीं वो उसमें एरर है। स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू को जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं बाय स्लैटर्स रूल, उसमें क्या है, एरर है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बच्चों, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी स्टिरिंग और स्कैटरिंग इफेक्ट यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज करता है तो हम लोग ये फैक्टर किसके लिए पढ़े थे, आयनाइजेशन पोटेंशियल के लिए। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज छोटा होगा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि विद इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आयनाइजेशन पोटेंशियल आल्सो इंक्रीजेज। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों का आज का ये सेशन खत्म हुआ बच्चों, लेक्चर खत्म हुआ। ठीक है, तो फिर हम लोग अपने अगले लेक्चर में मिलते हैं और मैं अगले लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।